अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़र्रुख सुहेल गोइंदी और मैं उर्दू में ही बात करूंगा, चूँकि मैं ज़बान की बुनियाद पर तअस्सुब को नहीं एक्सेप्ट करता। हर ज़बान का अपना हुस्न है, लेकिन मुझे अफसोस है कि मैं पंजाबी लिख नहीं सकता, पंजाबी बोल नहीं सकता अच्छी वाली, और पंजाबी पढ़ नहीं सकता। दुनिया की ये एक बड़ी ज़बानों में शुमार होता है और ये मिट रही है। लेकिन पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान करार दी गई है और राब्ता की ज़बान है, लैंग्वा फ्रेंका, वो उर्दू है, तो उर्दू ही में बात करूँगा। क्योंकि मैं किसी नेशनलिज़म के शावनिज़म पर यकीन नहीं रखता, चाहे वो पंजाबी क्यों ना हो। बलोच नेशनलिज़म हो अगर वो शावनिज़म है, सिंधी नेशनलिज़म हो अगर वो शावनिस्ट हो, और इसी तरह पश्तून नेशनलिज़म हो अगर वो शावनिस्ट हो, तो उसकी आखिरी मंजिल फैशिज़म होती है। और एक नेशनलिस्ट का होना लाजमी है उसके होने के लिए कि वो इंटरनेशनलिस्ट भी हो और तबकाती हो, और मैं खुसूसन बुनियादी तौर पर तबकाती फ़िक्र का आदमी हूँ और पंजाबी कौम परस्त हूँ। लेकिन जितना मैं पंजाबी कौम परस्त हूँ, उतना ही बलोच कौम परस्त हूँ, उतना ही पश्तून कौम परस्त हूँ, उतना ही मैं सिंधी कौम परस्त हूँ। चूँकि अगर मैं पाकिस्तान की सारी कौमियतों के बराबर के हकूक़ नहीं मानता, तो मैं पंजाब के हकूक़ भी नहीं मानता। लेकिन आज का मौजू है वफाक पाकिस्तान और पंजाब की तकसीम, और खुसूसन वो लोग जो सराइकी सूबा तहरीक से मुतल्लिक हैं, वो पंजाब को और लाहौर को उनके इस्तेहसाल का सबब बताते हैं। पंजाब का सूबा होना वो ये समझते हैं, ये यकीन रखते हैं कि पंजाब अगर इसी शक्ल में रहा तो उनका इस्तेहसाल रहेगा जारी, और अगर सूबा बन गया तो उनकी जो शनाख्त है, उनकी जो तहरीक है, उनका इस्तेहसाल है, मुआशी इस्तेहसाल, सकाफ़ती इस्तेहसाल और तरह का इस्तेहसाल, समाजी हवाले से जो भी इस्तेहसाल है वो ख़त्म हो जाएगा। पहले तो मैं अर्ज़ करता चलूँ कि पाकिस्तान एक वफाक है। 1947 के बाद मार्ज़ वजूद में आने वाली ये रियासत अपने नाम के साथ एक नई रियासत है। तारीख़ में यह ख़ित्ता इंडस वैली सिविलाइजेशन था, यही ये जो हिंदुस्तान का ये वाला ख़ित्ता है दरिया सिंध के किनारों पर आबाद, लेकिन ये एक नई रियासत है। मतलब ये उर्दन जैसी कदीम रियासत नहीं है, ये आर्मीनिया जैसी कदीम रियासत भी नहीं है। और इस रियासत का क़याम, पाकिस्तान का क़याम वफाक ने किया है, यानी पंजाब ने पाकिस्तान बनाया है, सिंध ने पाकिस्तान बनाया है, पश्तूनों ने पाकिस्तान बनाया, बलोचों ने पाकिस्तान बनाया है। ये जो मैंने 4 अकाइयाँ बताई हैं, ये कदीम हैं, ये सदियों से हैं। इनकी कभी कोई शक्ल बनती है, कोई नक्शा बनता है, इर्तिका का अमल जारी रहता है, ख़ित्ते जोग्राफिया मौसम बदल जाता है तो ख़ित्ता भी बदल जाता है, ज़बानों में भी इर्तिका आता है। लेकिन पाकिस्तान के वफाक के साथ जो खिलवाड़ किया गया है मरकज़ियत की बुनियाद पर, पाकिस्तान का वफाक अपने आइन के मुताबिक नहीं चल रहा। इसीलिए 80s में हमें याद है मुमताज़ भुट्टो और दूसरे लीडरों ने मिलकर लंदन में एक हफीज़ पीरज़ादा भी इसमें शामिल थे, इस आइन के बानी, जिन्होंने कन्फेडरेशन का मुतालबा किया था। मैं कन्फेडरेशन का हामी नहीं हूँ, मैं फेडरेशन का हामी हूँ। अगर फेडरेशन अपनी रूह के मुताबिक चले वो दुनिया की कामयाब रियासत होती है। अमेरिका भी फेडरेशन है और दुनिया में रियासतें, इवन ईरान भी फेडरेशन है, वहाँ भी सूबाई अकाइयाँ मौजूद हैं, फ़ारस की है, अज़रबैजान की है, दीगर अकाइयाँ हैं। लेकिन पाकिस्तान की रियासत दुनिया की पहली रियासत है जिसकी अक्सरियत ने अपने साथ, जिसकी अक्सरियत ने पाकिस्तान के साथ रहने का फ़ैसला कर लिया कि नहीं रहना, यानी बंगालियों ने। अब हमारे यहाँ चूँकि तारीख़ का तज़िया शख्सियात पर किया जाता है, कुछ लोग कहते हैं ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान तोड़ा, कुछ कहते हैं जी यह्या खान ने तोड़ा। पाकिस्तान हमने खुद तोड़ा। हमने खुद पाकिस्तान तोड़ने की एक लंबी तफसील है, 1949 से शुरू होती है। हमने पाकिस्तान को अगर वफाक की शक्ल में चलाया होता, अगर पाकिस्तान को वफाक की शक्ल में चलाया होता तो मेजॉरिटी बंगाली, दुनिया की मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस में पहली मिसाल है कि अक्सरियत ने अलहदगी हासिल कर ली। 52% आबादी ने, बंगालियों ने, और आज बांग्लादेश कहाँ खड़ा है। और ये जो वफाक है इसको फौजी आमरों ने भी और सियासी जमातों ने भी, सारी, मैं किसी एक को नहीं कहूँगा कि किसी ने कोई रियायत की, मैं बड़ी सियासी जमातों, इसको वफाक के तौर पे चलाया ही नहीं।
पाकिस्तान का जो आइन है 73 का, वो जो सूबों को सूबाई खुद मुख्तारी देता है, और 10 साल में वो सूबाई खुद मुख्तारी खुद अमल पजीर हो जानी थी, जिसके लिए 18वीं तरमीम करवानी पड़ी। अगर उसकी तरफ सफर जारी होता, जमहूरी और पावर की तकसीम होती, तो 18वीं तरमीम की जरूरत भी ना पड़ती। 10 साल में आइन ने मुकम्मल सूबाई खुद मुख्तारी देने का वादा किया था। आमरों ने अगर लोकल बॉडीज इलेक्शन करवाए, अयूब खान ने तो बेसिक डेमोक्रेसी की, वो लोकल बॉडीज की बुनियाद पर इसने, ज़ियाउल हक ने भी की, फिर मुशर्रफ ने भी की, लेकिन उन्होंने एक ऐसी आमरीयत कायम करके मरकजियत नीचे लोकल बॉडीज करा दिया और उस लोकल बॉडीज को आमरीयत के तहत कर दिया। पावर लोगों के पास तकसीम नहीं हुई। आप अगर अमेरिका का फेडरेशन देखना चाहते हैं कि वहां की रियासत के पास कितनी पावर है, आप यकीन नहीं कर सकते। मुझे याद है जब जॉर्ज बुश इलेक्शन जीता था तो मुतनाज़ा इलेक्शन, उसका एक काउंटी थी, तो उस काउंटी की जो इंचार्ज थी उसकी खबर पूरी दुनिया में गूंजती थी। यानी कि वो काउंटी से डिस्प्यूटेड इलेक्शन था। वो जो इलेक्शन, एक छोटी सी काउंटी थी, वहां की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी इंतखाबी, उसने फैसला करना था अमेरिकी सदर का। ये होती है एक कामयाब फेडरेशन जहां पर पावर नीचे की सतह पर दी जाती है। पाकिस्तान में चूंकि जिले को पावर नहीं दी गई, तहसील को पावर नहीं दी गई, और उससे छोटे जो अदारे, नीचे रियासती अदारे, हुकूमत के जो अदारे हैं, पाकिस्तान की रियासत के जो यूनिट्स हैं, डिवीजन, जिला, तहसील और उसके बाद सब तहसील, वहां पावर नहीं है। हमारे लोकल बॉडीज इंतखाबात भी मरकजियत के तहत ही होते हैं। तो ये एक बड़ा मुश्किल सी समझ आने वाली बात है, चूंकि हमें इसका तजुर्बा नहीं हुआ कि लोकल बॉडीज होती क्या हैं। मतलब आप फिर कहेंगे, मैं तुर्की की मिसाल देता हूं, तो मेरा सब्जेक्ट यही, आपको याद होगा कि 2 साल पहले जब इस्तांबुल में इलेक्शन हुआ तो सदर तैयब अर्दोआन ने कहा कि जो इस्तांबुल से जीता है वो तुर्की में हुकूमत करता है। चूंकि इस्तांबुल उनका कोई 22-23% आबादी है, यानी कि वसाइल के हवाले से भी इस्तांबुल तुर्की के 22-23-24% से भी ज्यादा वसाइल का मालिक है। वहां का मेयर जो है वो इतना ताकतवर है कि जितना सदर तैयब अर्दोआन तुर्की में ताकतवर है, या अंकरा का मेयर, वो भी ऑपोजिशन पार्टी लेगी, और इस तरह बड़े शहरों में। तो मैंने ये इसलिए मिसाल दी कि हम बड़ी बातें करते हैं, दावे करते हैं, हम फलां कर देंगे, ये हो जाएगा, लेकिन हम सीखना नहीं चाहते। हमारी इल्म की मालूमात, सियासी इल्म की बात कर रहा हूं, हमारी सियासी इल्म की मालूमात ये जो टॉक शो तक है 8 से 10 बजे तक, जिसमें शख्सियात बहस में आती हैं, शेख रशीद साहब ने क्या फरमाया, इमरान खान ने क्या कहा, नवाज शरीफ ने क्या कर दिया, वो सड़क से कैसे भागा शहबाज शरीफ, ये बिल्कुल लोगों को मसरूफ रखने के लिए बेहतरीन खबरें हैं और इन्हीं पर तजिया होता है, इश्यूज पर नहीं होता। जब भी मैं किसी इंटेलेक्चुअल महफिल, जिनमें इंटेलेक्चुअल इन्वर्टेड कोमा एंकर्स में बैठता हूं, तो वो कहते हैं गोविंदी साहब आप तो दानश्वराना बात कर रहे हैं, तो फिर कौन सी गैर दानश्वराना बात कीजिए। पाकिस्तान के अंदर आज तक पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं किया गया। वो सराइकी भरा और बहनें, जिनको एतराज है जी राजनपुर बड़ा पसमानदा है, लाहौर बड़ा जदीद है, ठीक कहते हैं, उसकी वजह लाहौर नहीं है, उसकी वजह वो पावर आप अभी भी नहीं मांग रहे। सराइकी सूबा मांगने के बावजूद, मैं ये बात बिल्कुल एक तबकाती बात कर रहा हूं, मैं तो एक तबकाती हूं जो मेरी बात समझ रहे हैं। तबकाती का क्या मतलब होता है? अगर आप राजनपुर को आज भी अपने निजाम के तहत पावर लेके नहीं दे सकते, आप सूबा सराइकी बना भी लें तो कुछ नहीं होगा। मुझे ये बताएं, पावर अगर तकसीम सूबों में हो जाती तो बलूचिस्तान के मसाइल ऐसे होते? अगर सूबा बनाने से मसाइल हल हो जाते हैं तो फिर बलूचिस्तान के मसाइल हल हो जाने चाहिए थे। सबसे महकूम सूबा कहा जाता है बलूचियों का। क्यों? पावर तक नीचे आई नहीं है, सूबे के पास भी नहीं आई, सूबे से उसके नीचे भी नहीं आई, जिले के पास। जब तक आज की जदीद दुनिया में कोई दुनिया का मुझे मॉडल दिखा दे, 4-5 मॉडर्न मॉडल हैं दुनिया में जमहूरियत के। एक मॉडल अमेरिका का है, एक मॉडल यूरोप का है, फ्रांस का और बरतानिया का, एक सेंट्रल यूरोप का, जर्मनी का, एक स्कैंडिनेविया का है। इन सारे मॉडल्स की जो एक खूबी है बराबर, जो सारे मॉडल्स में एक बात है कि पावर डिसेंट्रलाइज है। जो डिस्ट्रिक्ट या शहर का यूनिट है उसकी हुकूमत उतनी ही अहम है जितनी इस्लामाबाद की। तो सराइकी भरा और बहनें
जो मेरे दोस्त हैं, मैं हैरान होता हूं, हमारे मुल्क में कुफर और गद्दारी के फतवे तो ऐसे लोगों ने पकड़े हुए हैं, और ब्लास्फेमी ये खाली मजहबी बेचारे लोग नहीं करते, मैं तो कहता हूं सियासी में ब्लास्फेमी करने वाले ज्यादा लोग हैं। मैं अगर पंजाब के हकूक की बात करता हूं तो, और तरक्की पसंद सराइकी दोस्त मुझे कह देते हैं गोहिंदी साहब यू टू, क्यों नहीं, मैं उस पंजाब की बात करता हूं जो मजलूम है। आप कहते हैं कि लाहौर सारे फंड खा जाता है, राजनपुर का और फलां का, तो मुझे ये बताएं कि लाहौर के अंदर जो मेट्रो बनती है, मैं उन लोगों में से हूं जो उसका निकात था, तो लाहौर के स्कूलों का फंड खाकर वो मेट्रो बनाई जाती है, तो वो इस्तेसाल नहीं है। और जो लोग कहते हैं जी तख्त लाहौर, लाहौर जदीद है, लाहौर तो 200 साल पहले भी जदीद था, लाहौर 700 साल पहले भी जदीद था, मुगलों के दौर में कैपिटल हुआ करता था। अब पेरिस का मुकाबला आप कान से तो नहीं कर सकते, लंदन का मुकाबला आप मैनचेस्टर से तो नहीं कर सकते, इस्तांबुल का मुकाबला आप अंकारा से तो नहीं कर सकते, हालांकि वो कैपिटल है। तो ये जो आप एक बड़ी सतही सी मिसालें देते हैं। फिर एक मिसाल लीजिए, राजनपुर का चला हुआ आदमी लाहौर सेक्रेटेरिएट में नहीं घुस सकता। आप सराइकी सूबा बना लें तो मुझे दिखाइएगा कि राजनपुर का चला हुआ आदमी सराइकी सेक्रेटेरिएट के अंदर दाखिल हो सकता है। ये जो सूबे बनाने की पाकिस्तान में एक तहरीक उठी हुई है, खुसूसन सराइकी और पंजाब से, मजे की बात है कि सराइकियों लहजा जो है, मैं इसको लहजा मानता हूं, अभी तक तय नहीं हुआ, ये सराइकी जो पंजाबी का लहजा है ये सिंध में ज्यादा बोला जाता है। आधा सिंध वहां क्यों नहीं बनाते, डर लगता है। मुझे पता है क्यों डरते हैं आप, आपको सिंधी कौम परस्तों की मुखालफत का सामना होगा। आप केपीके में क्यों नहीं डेरा इस्माइल खान से दारुल खलाफा बनाते और केपीके से क्यों नहीं सराइकी लेते, पंजाब ही को काटना है। असल में बात क्या है, सराइकी सूबे की मौजूदा तहरीक जो है वो बलोच सरदारों की तहरीक है, उसमें मुल्तानियों, भावलपुरियों, आम आदमी का कोई तल्लक नहीं, और उस मिडिल क्लास की है जो खुशहाल हुई है, जिसने मुल्तान में एयरपोर्ट बनाया है, जिनको अब लाहौर की जरूरत नहीं है। और इस सूबे में अगर ये बन गया, इसका बनने का एक आईनी तरीका है, आप असम्बली, पंजाब असम्बली से मेजॉरिटी लेके कौमी असम्बली में जाएं, उसके बाद सेनेट में जाएं, बन सकते हैं सूबे पाकिस्तान में, क्यों नहीं बन सकते हैं। लेकिन यह तरीका नहीं है जैसे अभी इन्होंने कहा कि 11 महल इजला को इन्होंने जनूबी पंजाब का सेक्रेटेरिएट बना दिया है, तो क्या जनूबी पंजाब के मसाइल हल हो जाएंगे। ये कॉस्मेटिक्स चेंज है, ये राजनपुर वालों का इस्तेसाल है। मैं राजनपुर अक्सर कहता हूं कि मेरे अक्सर दोस्त कहते हैं जी राजनपुर वाला लाहौर सेक्रेटेरिएट भी, अगर मसाइल का हल सेक्रेटेरिएट बनाकर हल होता है तो फिर वफाक पाकिस्तान के भी 3 सेक्रेटेरिएट होने चाहिए। एक सेक्रेटेरिएट आप बना दें कराची, एक कोयटा, वो क्यों नहीं बनाते। जो कोयटा से चलता है बेचारा वफाकी हुकूमत के काम के लिए, तो उसको तो इस्लामाबाद आना पड़ता है, ये होता है। और उसके एक निजाम, जब आप डिसेंट्रलाइज पावर को कर देंगे, जिले की हुकूमत बना देंगे, तो तब ये मसाइल होंगे। अच्छा, अब ये कहना कि जी पंजाब तो एग्जिस्ट नहीं था करता, मैं तो एक इंटरनेशनलिस्ट हूं, मुझे अपनी सरजमीन से इश्क है जो वादी सिंध की है, जिसमें मुल्तान, लाहौर, हैदराबाद, पेशावर, सारे ये मैं वादी सिंध, मैं इस पाकिस्तान का 6-7 हजार साल पुराना शहरी हूं अपने आप को, 1947 से नहीं हूं। मेरा इस सरजमीन से तारीखी जो ताल्लुक है वो 6-7 हजार साल से है, और मैं अपने खानदान की महज 600-700 साल का तो शजरा वो जानता हूं जो इस सरजमीन से है। तो जब तक हम पाकिस्तान के अंदर कोई भी तहरीक सियासी हकूक की, समाजी हकूक की, मुआशी हकूक की, जब तक हम पावर को, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, नीचे की सतह पर पुलिस, टैक्स का निज़ाम, नीचे जिला तक नहीं लेके आते, जिला की हुकूमत मजबूत नहीं होती, आप सराइकी सूबा छोड़ के रियासत भी बना लेंगे तो कुछ नहीं होगा। ये जो कहते हैं जी भावलपुर रियासत, अच्छा यार होती हैं रियासतें, हिंदुस्तान में भी 550 रियासतें थी, ऐसी कोई मॉडर्न रियासत नहीं थी। माजरत के साथ एक नवाब था और रियासत थी, ठीक है वो अच्छे नवाब होंगे, लेकिन ये नहीं था कि वेलफेयर स्टेट थी, वो रियासतें और भी थी। अंब की रियासत थी, अगर आप पढ़ें कभी किसी ने जिक्र ही नहीं किया, अपने सिक्के थे, अच्छी है। निजाम हैदराबाद दक्कन की रियासत थी, एक आइन, एक फार्मूला बना था प्रिंसली स्टेट्स का, जो जिसके साथ जाना चाहता है गई। तो ऐसे और भी रियासतें थी भावलपुर के अलावा। तो मैं जो बात है, मैं आपके साथ 2 बातें और करूंगा। एक ये कि लाहौर की आबादी गलत सेंसिस हुआ है, मेरा ये यकीन है। लाहौर की 1.5 करोड़ से ज्यादा आबादी है।
लाहौर की आबादी में अक्सरियत 40% से ज्यादा वो है जो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहती है। यानी कि लाहौर के अंदर तख्त लाहौर रोला डला होता है। तख्त लाहौर के साए तख्त लाहौर को उठाने वाले लाहौरिये तकरीबन 70-80 लाख हैं। बलोचिस्तान जितनी से ज्यादा आबादी है, सारे सराइकी लहजा बोलने वाले से ज्यादा लाहौर में गरीब रहते हैं। और फिर एक जुल्म और करने जा रहे थे शहबाज शरीफ, जिसको इमरान खान भी करना चाहते हैं। ग्रेटर लाहौर बनाना चाहते हैं हिंदुस्तान के बॉर्डर के ऊपर दरिया के साथ। हमारे एक दोस्त ने इस पर तहकीक की है, मैं इस पर आने वाला हूं इस इशू पर भी किसी दिन। ये जो ग्रेटर लाहौर नया लाहौर बनाने जा रहे हैं, तो तकरीबन 3.5 करोड़ 4 करोड़ लोगों को आप एक शहर में बसा देंगे, लाहौर और उस लाहौर में। और ये जो क्राइम होते हैं, जैसे अभी मीनारे पाकिस्तान में हुआ था, कभी आप छुट्टी वाले दिन देखें लाहौर में, जब आप वल्गर अर्बनाइजेशन होती है, देहातों से नौकरियों के लिए लोग आते हैं, तो फिर क्राइम बढ़ते हैं, क्योंकि वो सिविक सेंस का वो उनका लेवल नहीं होता। तो मैं ये समझता हूं कि अगर लाहौर पंजाब में शहर बसाना है, मैं राजनपुर के, मैं डेरा गाजी खां के, मैं मुल्तान के इस्तेहसाल के खिलाफ हूं। मैं तो उन लोगों में हूं जो पाकिस्तान में तबकाती इस्तेहसाल के खिलाफ है। लेकिन ये इस्तेहसाल खत्म नहीं होगा जब तक हम उस इस्तेहसाल की असल जड़ को नहीं पकड़ेंगे। देखें, अगर आप ये समझते हैं कि एक नए शहर की जरूरत है, मैं समझता हूं पाकिस्तान में 5-7, पंजाब में कम से कम नए शहरों की जरूरत है। ये जो लाहौर बनाने जा रहे हैं नया, मैं इन हुक्मरानों से पूछता हूं, नवाज शरीफ हों या इमरान खान हों, इसको आप साउथ पंजाब में ये शहर क्यों नहीं बसा देते? आप सेक्रेटेरिएट तो किसी यूनिवर्सिटी में जाके बना रहे हैं। आप जो नए शहर हैं, एक झंग में बसा दें, एक राजनपुर के करीब बसा दें, एक कोई डेरा गाजी खां के करीब बसा दें, जदीद शहर, इंडस्ट्री लगाएं। पूरी दुनिया में होता है, मिस्र में हुआ था। आप कभी जमाल नासर के बाद मिस्र की तारीख पढ़ें, आप कभी बल्गारिया को देखें, आप किसी मुल्क को देख लें, नए शहर बसाए जाते हैं या छोटी बस्तियों को एक्सपेंड कर दिया जाता है। मैं जनूबी पंजाब के इस्तेहसाल के खिलाफ हूं, लेकिन ये जो तहरीक है, ये असल में बलोच सरदारों की तहरीक है और उस नई मिडिल क्लास जो कॉटन से बेनिफिशरी हुए हैं, जिनकी वजह से अब उनको सारा कुछ मिल जाएगा। जैसे नारोवाल जिला बन गया जी, नारोवाल जिला बनने से किसको फायदा हुआ? नारोवाल के अवाम को नहीं, एक डिप्टी कमिश्नर को फायदा हुआ है, एक एसपी लग गया, ब्यूरोक्रेसी लग गई, वो जो मिडिल क्लास थी उसका फायदा हुआ। क्या वहां लिटरेसी रेट नारोवाल बनने से बढ़ गया? क्या नारोवाल के लोग खुशहाल हो गए? नहीं हुए जिला बनने से। ये इंतजामी जिला बनने से सिर्फ खुशहाली नहीं आती। और ये जो पंजाब है, मार्च 1849 में जब अंग्रेज ने पंजाब पर कब्जा किया और हिंदुस्तान में कॉलोनाइजेशन मुकम्मल की, तो पंजाब तो जलालाबाद तक था, और उसके बाद उन्होंने एक नया सूबा बना दिया, और उसका ना पंजाबी बोला ना पश्तून बोले, जी हमें क्यों कम सूबा दे रहे हो, ना पश्तून बोले ना पंजाबी बोले। ये अंग्रेज ने इंतजामी सूबे बनाए थे। लेकिन पंजाब की जो तारीखी जड़ें हैं वो हजारों सालों में हैं, हजारों एक से बाद हजारों शुरू हो जाता है। जो बात पंजनद हो, पंजाब हो, और फारस वालों ने इसका नाम पंजाब रखा था। फारसी तहजीब जो है वो 4-5 हजार साल पुरानी है, लोगों ने चूंकि पढ़ी नहीं है। वो ईरान की तहजीब को कुछ 200-400 साल पुरानी तहजीब समझते हैं। ईरानियों ने महरान से लेके बल्कान तक और यूरोप तक हुक्मरानी की हुई है, यूनान तक। लोगों को इल्म नहीं है कि ईरान कितनी बड़ी सल्तनत थी, और उसने कई नाम दिए हैं। मेरी आने वाली एक किताब में बल्कान नाम की भी तारीख में बता रहा हूं कि ये कहां से आया, ये भी फारसी का नाम है। लोगों को इल्म नहीं, पढ़ते नहीं है ना हमारे मुल्क में, सतही सी बातों पर बस सुन सुना के, ये जो व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं उन्हीं पर सुन सुना के कर लेते हैं। तो पंजाब का तोड़े जाना, जो मैं बात जो अहम है, अगर आप पंजाब को यूं काटेंगे तारीख से, तो आप वफाक को काटने जा रहे हैं। आप वो क्राइम करेंगे जो यूगोस्लाविया में हुआ था। यूगोस्लाविया की फेडरेशन जब टूटी तो पुरअमन नहीं टूटी, लोगों ने बाद में टूटने के बाद बंदूक उठाई। लेकिन जब रशियन सोशलिस्ट यूएसएसआर टूटा तो लोगों ने पुरअमन तब्दीली कर ली। हुआ क्यों था? इनजस्टिस हुआ था। और कई दफा ऐसे भी होता है कि जब स्ट्रांग डोमिनेटिंग माइनॉरिटी अक्सरियत पर कब्जा करने की कोशिश करे, बड़ी उल्ट बात कर रहा हूं, तो फिर भी क्लैश होता है।
अब यहां मैं आपको कुछ बात दिलचस्प सुनाता हूं। चंद साल पहले मैं बांग्लादेश गया और बांग्लादेश में इस्तेसाली का मतलब होता था पाकिस्तानी, मगरबी पाकिस्तान और पंजाबी। अच्छा, पंजाबी लिबास किसको कहते हैं हिंदुस्तान में? शलवार कमीज को। औरत के लिबास को हिंदुस्तान में जो औरतें पहनती हैं, हमारे सिख और पंजाबी, इस शलवार कमीज को कहते हैं पंजाबी लिबास। तो ये 2015 की बात है या 14 की। तो ढाका में मुझे ना कोई साड़ी नजर आई, ना कोई ज्यादा जीने नजर आई। तो मैंने एक बड़े नैरो नेशनलिस्ट बंगाली से, जो बांग्लादेश बनाने वालों में शामिल था, अवामी नेशनल पार्टी का बहुत बड़ा लीडर, उससे पूछा, ये मैंने सारी खवातीन शलवारों में देखी हैं आपकी, यानी पंजाबी ड्रेस में, तो मुझे ये बताएं अगर 1970 में किसी ने शलवार कमीज पहनी होती औरत ने, ये होता है तंग नजरी की जो फिजा होती है। तो कहते हैं हाँ, उस औरत को पाकिस्तान का, पंजाब का, पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट का एजेंट कह दिया जाता। इसी तरह आजकल मैं अगर पंजाब के हकूक की बात करता हूं, पंजाब के हकूक क्या हैं? पंजाब के हकूक ये हैं कि सूबे को मुकम्मल हकूक दे दिए जाएं, और जो साउथ पंजाब के ज़िले हैं, जो पोठुआर के ज़िले हैं, सरगोदा गरीब नहीं है, झंग गरीब नहीं है। ये जो बातें हैं जी, लाहौर लूट के खा गया, लाहौर के शहरी खा जाते हैं। बुजदार आपके वज़ीर आला हम साउथ पंजाब से लाए हैं माशाल्लाह। हम पहले, आप वज़ीर आज़म यूसुफ रज़ा गिलानी साहब शायद आज खिताब फरमा रहे हैं वहाँ सराइकी सूबे की किसी तहरीक में, वो भी सराइकी बोलते हैं। हमारे सराइकी बोलने वाले भाई हैं, वो पाकिस्तान के वज़ीर आज़म हुए हैं, मुस्तफ़ा खार हुए हैं, कितने नाम लूँ। तो ये जो तहरीक है, दरअसल ये उन लोगों के, दो किस्म के लोग हैं। एक मासूम जिनको कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं, मायूसी होनी है। दूसरी, ये तहरीक के पीछे वो साउथ पंजाब की मिडिल क्लास है जो पाकिस्तान के हुक्मरान तबकात के साथ इत्तेहाद बना चुकी है। यानी कि वो सराइकी सूबे बनाने वाले उन बलोच सरदारों की तहरीक है, और इस तहरीक का ज्यादा डिमांड अगर आप देखें तो वो बलोच डोमिनेटिंग सराइकी रीजन में है। और ये फिर पंजाब को क्यों आप काटना चाहते हैं? आप एक इतनी बड़ी बैल्कनाइजेशन का आगाज कर देंगे बगैर सोचे समझे, जब आप लोगों को इंसाफ नहीं देंगे, रोटी नहीं देंगे, तालीम नहीं देंगे, सोशल जस्टिस नहीं देंगे, जिले को एम्पावर नहीं करेंगे, तहसील को एम्पावर नहीं करेंगे। आप सराइकी सूबा बना लें, पोठुआर सूबा बना लें, हिंद को सूबा बना लें, आप कोई और सिंध के अंदर जना सूबा बना लें, जिसके मैं खिलाफ हूं। जो सिंध के अंदर रहता है वो सिंध ही है। उर्दू जबान काबिल एहतराम है, सिंध एक सूबा है। और ये जो टर्म है हमने बनाई है अंदरून सिंध और बैरून सिंध, भी सिंध एक है, अंदरून और बैरून क्या होता है? तो ये जो हम मुगालतों में रहकर उन मुगालतों की बुनियाद पर सोल्यूशन ढूंढते हैं, ये बिल्कुल कॉस्मेटिक सोल्यूशन है। ये जो बुजदार साहब हैं, इतना बड़ा तोहफा हमें मिला हुआ है माशाल्लाह, बड़े वैसे हैं बेजरर किस्म के आदमी। इन्होंने जो सेक्रेटेरिएट किसी यूनिवर्सिटी के अंदर कब्जा करके, वो यूनिवर्सिटी की मैंने रिपोर्ट देखी, वो बेचारे नाराज हैं, वो भावलपुर यूनिवर्सिटी में शायद कहीं बना रहे हैं सेक्रेटेरिएट। आप क्यों ऐसी काम करते हैं? आप सीधा लैंड रिफॉर्म क्यों नहीं करते? आप सराइकी रीजन के अंदर किसानों को जमीन क्यों नहीं बांटते? आप क्यों नहीं फंड मखसूस करते? पंजाब के अंदर तालीम पर 5% फंड जाएगा और ज्यादा फंड पसमानदा जिला को दे दो। मैं लाहौरी हूं, मैं लाहौर में का रहने वाला हूं। मैं ये अपने ईमान से कह रहा हूं कि अगर लाहौर का हक तालीम पर 10% है तो उसको 6% दे दें, और अगर राजनपुर का, डेरा गाजी यहां का हक 2% है तो उसको 7% दे दें। यह होती है सब्सिडीज। तो अगर इसके बगैर आप सूबे बनाएंगे, ये जो सराइकी तहरीकें चलाएंगे, ये तहरीकें दर हकीकत ये तारीख को मस करने के लिए है। और ये पाकिस्तान की फेडरेशन के अंदर कोई खास लोग लगे हुए हैं, मैं आपको बताऊं, मैं फिर किसी दिन बताऊंगा, शगाफ डाल रहे हैं पाकिस्तान की वफाक के अंदर। यानी कि पाकिस्तान के मसाइल को हल किए बगैर इसकी ऐसी बैल्कनाइजेशन का प्रोसेस कर दो कि लोग फिर मुतमिन ना हो सराइकी सूबा बना के। मैं बड़ी अगली बात कर रहा हूं, ये कोई खास लॉबी है, मैं साजिश नहीं कह रहा, मैं ईमानदारी से कह रहा हूं कि खास लॉबी है जो मासूम मीठी जबान सराइकी लहजा बोलने वालों को
उस तरफ कायल कर रहे हैं। और पोठुआरी, अभी कुछ दिन पहले मैं पोरस का बड़ा मदा हूं, जब पोरस हीरो नहीं था और हमने किताबें उसकी तर्जमा उन पर छापी। अब पोरस को कहते हैं जी वो जेलम और चनाब का नहीं, पोठुआर का। अभी पोठुआर का तो राजा अंबी था जो सरेंडर कर गया, जेलम के पार जो था। तो ये जो हम तारीख को अपनी मर्जी से मस्क करते हैं, जो हम तारीख की नस्ल कशी करते हैं, जो तारीख को हम मस्क कर कर अपने सतही हुक्मरान तबकात के मुफादात की तकमील करते हैं, ये खतरनाक खेल है। ये उसी तरह का खेल है जो बांग्लादेश में खेला गया, और ये वही खेल है जो यूगोस्लाविया में खेला गया। मैं बार बार कह रहा हूं, मैंने इसको आज से 37 साल पहले भी लिखा था एक छोटी से मोनोग्राफ में, किताब में, पंजाब का मसला डीपोलिटिसाइजेशन में, कि बैल्कनाइजेशन करने का अमल है। ये पाकिस्तान को एक नए सिरे से तोड़ने का अमल है। मैं ईमानदारी से कह रहा हूं, चूंकि इस सरायकी सूबे से किसी राजनपुर वाले की जिंदगी नहीं बदलेगी, किसी डेरा गाजी खां के शहरी की जिंदगी नहीं बदलेगी, जब तक वहां पर लोगों को, हां, जो पंजाब के पसमानदा हिस्से हैं, वो कोई है, मूसा खेल है, ईसा खेल है, उसको ज्यादा बजट दो और ज़िलाई हुकूमतों को ताकतवर करो। लाहौर पंजाब का सबसे बड़ा मजलूम शहर है, जहां पर तकरीबन 70 लाख लोग पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, और पाकिस्तान का सबसे मजलूम सूबा पंजाब है, जिसको गाली अफगानिस्तान तक पड़ती है। अब तो हमें इन हुक्मरान तबकात में, जिसमें पश्तो बोलने वाले भी हुक्मरान तबकात में हैं, वो हर मिलिट्री सिविल ब्यूरोक्रेसी में भी हैं, दूसरे बलोच भी हैं, क्यों नहीं है, पश्तून भी हैं, सिंधी भी हैं। पंजाब को जो गाली आप अफगानिस्तान तक पढ़वा रहे हैं पंजाबियों को, ये बहुत खौफनाक खेल है, और पंजाब की तारीख को मस्क करके जैसे थोपा जा रहा है। और पंजाब सबसे बड़ा मजलूम इसलिए है कि सबसे ज्यादा पॉवर्टी यहां है, और फिर हमें तो पंजाबी पढ़ाई नहीं जाती, हमें तो पंजाबी लिखनी नहीं आती, हम तो पंजाबी बोलने पर फख्र नहीं महसूस करते, हमें शर्म आती है पंजाबी बोलते हुए। हमारी मिडिल क्लास को, लोअर मिडिल क्लास को, बच्चों को, बच्चियों को मैं कभी पंजाबी बोलूं, मैकडोनल्ड में जाकर मैं पंजाबी बोलूं, वो बार बार मेरे से फजूल सी उर्दू, फजूल सी अंग्रेजी बोल रही होती है। ये वो अंग्रेज ने पंजाब के साथ किया था, जिसको मैंने आगे भी कहा था, मेमोरोसाइड। हमारी तारीख काट दी गई है, हमें अपनी सरजमीन से, अपनी जबान से, अपने फख्र से काट दिया गया है। हमें बाहर के हीरो दिखाए जाते हैं, हमें दुल्ला भट्टी, खरल ये नहीं दिखाया, हमें हीरोज की तकसीम कर दी जाती है। ये काफिर हीरो है, ये गैर मुस्लिम हीरो है, ये सिख हीरो है। सरजमीन के हीरो होते हैं, उनका अपना अकीदा होता है। कोई क्रिश्चियन हो सकता है। पाकिस्तान की कंट्रीब्यूशन में दिफा से लेके बनाने तक क्या मसीहियों का रोल नहीं है? बहुत शानदार रोल है। तो लिहाजा पंजाब को जो यूं तकसीम करना चाहते हैं तो करें। आप कहा क्या सूबाई असम्बली में जाएं, जो आइन कहता है उसके मुताबिक 200 सूबे बना लें पंजाब से, अगर बन सकते हैं। फिर वो कौमी असम्बली में जाएं, फिर सेनेट में जाएं, बना लें। लेकिन ये थोप देना कि जी आप यूं नहीं, हम नहीं मानते, सूबा फौरन बना दें, ऐसे नहीं बनते सूबे, ये बन नहीं सकते। चूंकि पाकिस्तान के हुक्मरान आपको एक नए लॉलीपॉप देने जा रहे हैं साउथ पंजाब को। वो कोई ना कोई जमात का ये एजेंडा है कि हमारे 7-8 है मैंने जीत जाएं। तो वो जो बेचारा बाकी का पंजाब है, जो बकाया 7-8 करोड़ का पंजाब है, या 6 करोड़ बाकी, या 5 करोड़ रह जाता है, वहां गरीब नहीं रहते। उन जमातों को उनकी फिक्र नहीं है। तो वो भाई मेरे, मैंने अभी कई दोस्तों ने तो एडवांस ही मेरे से इख्तलाफ कर दिया, फेसबुक पे उनके कमेंट पढ़ लीजिएगा कि हम आपसे इख्तलाफ करते हैं, हम आपके बड़े मुद्दा। आप इख्तलाफ सुनने के बाद करें, आपका हक है इख्तलाफ करना, 100% इख्तलाफ करें, क्यों नहीं इख्तलाफ आप, लेकिन खिलाफ ना हो। खिलाफ होना और इख्तलाफ होना दो बातें हैं। मैं आपसे इख्तलाफ कर सकता हूं, आपके खिलाफ नहीं। आप सरायकी सूबा बनाना चाहते हैं, बनाएं, आइन के तहत अगर बनता है तो बनाएं। लेकिन मैं समझता हूं आइन के तहत भी बनाने की जरूरत नहीं है। सूबा बनाने से आइन के तहत भी बना लेंगे तो सरायकी के मसाइल हल नहीं होंगे, डेरा गाजी खां के मसाइल नहीं होंगे। तो मेरे ये मुख्तसर सी बात इसलिए की है कि आप इस मसले को समझें। मसला तबकाती है। बलोच सरदार, जो ये साउथ पंजाब के बलोच हैं, वो एक नया सूबा बनाना चाहते हैं, अपने बच्चों के लिए हुक्मरानी के नए तख्त बनाना चाहते हैं। और इसी तरह
पाकिस्तान के साथ खेलते खेलते पाकिस्तान की फेडरेशन को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। एक मजबूत फेडरेशन तब ही बनती है जब वो पावर, उसकी लामरकजियत नीचे हो। ये अमेरिका क्यों मजबूत रियासत है, फ्रांस क्यों मजबूत रियासत है? ये तोपों से मजबूत नहीं है, एटम बम से मजबूत नहीं है, हमारे से ज्यादा जदीद एटम बम पहले। उनका निज़ाम इस्तेहसाल से पाक है, जैसा भी है वो, मैं सरमायादारी का मुखालिफ हूं, लेकिन साथ पावर डिसेंट्रलाइज की गई है रियासतों को, काउंटीज को। जब तक पावर को डिसेंट्रलाइज नहीं करेंगे, सरायकी सूबा बनाने से कोई नहीं हल होगा मसला किसी राजनपुर वाले का। जो कहते हैं जी लाहौर सेक्रेटेरिएट में वो पहुंच नहीं सकता डेरा गाजी खां का प्रोफेसर, तो शादबाग का प्रोफेसर लाहौर सेक्रेटेरिएट में दाखिल हो सकता है। तो ये बिल्कुल सतही सी दलीलें हैं। पाकिस्तान की फेडरेशन तब मजबूत होगी, राजनपुर के लोग, डेरा गाजी खां के लोग, साउथ पंजाब के लोग, पोठुआर के लोग, झंग के लोग, सरगोदा के लोग, किसी भी शहर, लाहौर के लोग तब मजबूत होंगे अगर लाहौर के तख्त पर लाहौरी हुक्मरानी करेंगे। राजनपुर में, डेरा गाजी खां में, मुल्तान में इस्तेहसाल तब खत्म होगा जब वहां की इलेक्टेड पुलिस होगी, जिसमें पुलिस का निज़ाम, अदलिया का, मकामी अदलिया का निज़ाम, टैक्सेस का जो टैक्स इकट्ठा करना और फंड जो टैक्सेस लगते हैं उसका इस्तेमाल जब तक नहीं करेंगे, कोई सूबा बनाने से इस्तेहसाल ख़त्म नहीं होगा। अगर होता तो आज बलूचिस्तान के लोग तो बहुत खुशहाल होते। पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है रकबे में और सबसे कम आबादी है, लेकिन कितनी महकूमी है वहाँ आपको इल्म ही है। लिहाजा इस तहरीक को शोविनिस्ट, मासूम सादा मिडिल क्लास और हुक्मरान तबका वहाँ का जो खुशहाली के बाद अपने शहजादों शहजादियों को हुक्मरानी करवाना चाहता है कि नए अंदाज में, ये उनकी तहरीक है। पंजाब की तहरीक तब मुकम्मल होती है अगर महकूम पंजाब की तहरीक मुकम्मल बनेगी। मैं उन शोविनिस्ट पंजाबियों को भी ये अर्ज करना चाहता हूँ कि पग्गें पहनने से और इन चीज़ों से तहरीकें नहीं चलती। जब तक आप पोलिटिसाइज नहीं करेंगे पंजाब के हकूक़ को, तालीम को, जस्टिस को, सोशल जस्टिस को, कोई तहरीक जब तक अवाम से ना जुड़ी हो। क्या ये सराइकी तहरीक गरीब अवाम से जुड़ी है? नहीं जुड़ी। तो जब तक कोई तहरीक, चाहे पंजाबी हो, सिंधी हो, पश्तून हो, जब वो अवाम के मुफादात मुआशी से नहीं जुड़ेगी, कामयाब नहीं होगी। दुनिया में सबसे बड़ा रिश्ता मुआशी रिश्ता होता है। पाकिस्तान भी तो हम यही दलील देते ना, मुआशी आज़ादी के लिए हासिल किया था, तो क्या हमें आज़ादी मिल गई मुआशी आज़ादी? क्या हाँ, ये अक्सर मैं स्टेजों पे सुनता था जी नारकली में किसी मुसलमान की दुकान नहीं थी, तो अब सारी दुकानें मुसलमानों की हैं। तो क्या पंजाब के, पाकिस्तान के मुसलमानों को 95% को मुआशी आज़ादी मिल गई? नहीं। कितनी बिलो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं, दुनिया के पसमानदा या तरक्की पजीर ममालिक में हम शुमार होते हैं। तो पाकिस्तान को जो बैल्कनाइज यानी कि एक बहुत ख़ास कोई गिरोह लगा हुआ है तोड़ने के लिए, मायूसियों की तरफ धकेलने के लिए, वो पाकिस्तान को, पंजाब को तोड़कर जो आगे ही ज़ख्मी है 1947 से, जिसके अदादो शुमार अभी जो सेंसिस आए हैं 1 करोड़ 11 लाख पंजाबी कम कर दिए हैं आपने अदादो शुमार में। मैं पूछना चाहता हूँ, आखिरी मेरा सवाल है, ये कैसे कम हो गए 1 करोड़ 11 लाख पंजाबी? ये क्या साजिश है? कोई आवाज नहीं उठी, कोई टीवी टॉक शो नहीं हुआ, कोई खबर नहीं लगी। ये एक गहरा गिरोह है जो पाकिस्तान को, पंजाबियों को तोड़ना चाहता है। हम इसके खिलाफ मज़ाहमत करेंगे। मैं अमली आदमी हूं, फिक्री तौर पे भी, ज़बान के हवाले से भी, सियासी जदोजहद से भी। हम सराइकी बोलने वालों के हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ और उनके मुआशी सकाफ़ती तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखते हैं, लेकिन कोई शोविनिस्ट मूवमेंट कभी इंकलाब नहीं बर्पा करती। शोविनिज्म जब इंकलाब बर्पा करता है, अगर करता है जैसे हिटलर ने किया था, तो वो फैशिज्म की तरफ जाता है। तो शोविनिस्ट नेशनलिज्म नो, चाहे वो पंजाबी ही क्यों ना हो। तबकाती नेशनलिज्म यस, और तबकाती जब आप करने चलेंगे तो ये सूबे की जरूरत भी नहीं रहती। शुक्रिया और खुदा हाफिज़।